निशा, क्या है ये? मैंने तुम्हें आंगन में झाड़ू लगाने के लिए बोला था और तू है कि यहाँ गाने सुन रही है। तू जानती है ना, जब मैं काम करती हूँ तो मुझे बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए होता है, लेकिन ऐसे तो तू कोई भी काम नहीं कर पाएगी। चल चल, अब तू अपना लेक्चर मत दे। वैसे भी ये काम वाम मुझसे होता नहीं है। मैंने तो कह दिया बाबूजी को कि मेरी शादी अमीर घर में करवाना। तभी उनकी माँ छठ की पूजा करके वहां आती है, जो कि पूरी तरह भीगी हुई थी। अरे माँ, आप आ गई, हमें आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। अच्छा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। फिर उमा कपड़े बदलने चली जाती है। तभी उनका पिता बूढ़ा मोहन सर पर फलों का टोकरा लेकर आता है। ओहो, ये टोकरा कितना भारी है। निशा बेटी, जरा मेरी मदद करो ये टोकरा उतारने में। क्या बाबा, ये सब काम ना आप इसी को बोला करो, जिसे देखो मुझे काम बताकर चला जाता है। देख रहे हो ये टोकरी पर कितनी मिट्टी लगी है? अगर ये मिट्टी मेरे कपड़ों पर लग गई तो नहीं 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 नहीं, मेरे कपड़े और हाथ गंदे हो जाएंगे। लाइए बाबा, मैं मदद कर देती हूँ आपकी। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। कुसुम और निशा दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ कुसुम का रंग पक्का था लेकिन दिल की साफ थी, तो वहीं निशा दिखने में तो सुंदर थी लेकिन थोड़ी लालची थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दोनों बहनों के लिए एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों का रिश्ता आता है। जहाँ कुसुम की शादी गरीब घर वाले भाई से होती है, तो वहीं निशा की शादी अमीर वाले भाई से हो जाती है। दोनों अपने ससुराल में बहुत खुशी से रह रही थी और एक दिन अचानक कुसुम के पति अजय का एक्सीडेंट हो जाता है और अब वो अपाहिज हो जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ऐसा मत कहिए, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, उन्हें लकवा नहीं मार सकता। देखिए, आप परेशान मत होइए। एक्सीडेंट की वजह से उनके पैरों की नसें ब्लॉक हो गई हैं। हो सकता है उन्हें ठीक होने में समय लगे। आप उनका ख्याल रखिए, उन्हें सही समय पर दवाइयां देते रहिए। अब आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। ऐसा कीजिए, ये लीजिए दवाइयों का पर्चा। हे भगवान, मैं इतनी महंगी दवाइयां कहाँ से लाऊं? अब मेरे घर का खर्चा भी कैसे चलेगा? कहने को भले ही निशा उसकी चचेरी सास की बहू थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। कुसुम अजय को लेकर घर आ गई। अब वो पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ गया। घर में पहले ही उसकी बूढ़ी सास थी जो बीमार रहती थी। अब उसे उसके साथ साथ अपने पति की भी देखभाल करनी पड़ती। वो अपना मंगलसूत्र बेचकर कुछ महीनों तक घर खर्च चलाती है, लेकिन फिर जब धीरे धीरे सारी बचत खत्म होने लगती है तो वो काम की तलाश में इधर उधर जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी उसकी नजर छठ पूजा के लिए बाजार में मिल रही बांस की टोकरियों पर जाती है। अरे, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? मैं तो भूल ही गई थी कि अगले हफ्ते ही छठ पूजा है। क्यों ना मैं भी बांस की टोकरियां बनाकर बेचूं? कुछ पैसे तो आएंगे, जिससे मैं भी कुछ पैसे से छठ पूजा का सामान खरीद सकूंगी और छठ पूजा का व्रत भी कर लूंगी। ऐसा कहकर कुसुम जंगल की ओर चली जाती है और अगले दिन से बांस की टोकरियां बना बना कर बेचने लगती है। टोकरी ले लो, टोकरी, बांस की अलग अलग छोटी बड़ी टोकरियां ले लो। तभी एक औरत उसके पास आती है। सुनिए बहन जी, ये बांस का बड़ा वाला डलिया और टोकरी कितने की है? जी 160 की दो। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये दोनों ही दे दीजिए। अब एक तरफ कुसुम छठ मनाने के लिए मिट्टी और गोबर से अपने घर को लीपती है और घर की साफ सफाई करती है, तो वहीं दूसरी ओर निशा यानी अमीर बहू अपने लिए महंगी साड़ी सामान खरीदती है और पार्लर जाकर अपना फेशियल और मसाज करवाती है। एक रोज वो छठ का सामान खरीदने अपनी कार से जाती है और व्रत का सामान लेने एक दुकान पर जाने लगती है, जहाँ वो देखती है कि कुसुम बांस की टोकरियां बनाकर बेच रही है। निशा उसके पास जाती है। अरे ये क्या, अब इतनी गरीबी आ गई कि बांस की टोकरियां बनाकर तुम्हें बेचना पड़े। देखा, सब किस्मत का खेल है। तभी तो सगी बहनें होते हुए भी हम दोनों में कितना फर्क है। कहाँ मेरी शादी अमीर भाई से हो गई और तुम्हारी गरीब से। तुम्हें पता है मैं छठ पूजा के लिए कितनी महंगी साड़ी और मेकअप का सामान खरीद रही हूँ? तुम गरीब तो फटी पुरानी साड़ी में खड़े रहकर अपनी छठ पूजा करना। ये कहकर निशा दूसरी दुकान से बांस की टोकरियां खरीद कर चली जाती है। बेचारी कुसुम दुख के आंसू पी जाती है। हे छठ मैया, मैं कैसे अपना व्रत पूरा कर पाऊंगी? मेरी जल्दी से बिक्री करवा दीजिए बस, और मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दीजिए माँ, बस। अगले 2-3 दिन में उसकी टोकरी की अच्छे से बिक्री हो जाती है, जिससे उसे थोड़ी कमाई हो जाती है। उससे वो पूजा का थोड़ा सामान खरीदती है। अगली सुबह वो लंबा सा सिंदूर लगाकर छठ पूजा का व्रत रखती है। फिर 2 दिन का नियम का व्रत रखती है। तो वहीं अमीर बहू को भूख लग जाती है और वो चुपके से कुछ खा लेती है। कुछ खा लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा।
अगले दिन वो सभी नदी पर पहुंचती हैं, जहां निशा भी अपने पति के साथ महंगी साड़ी और ढेर सारे सोने के गहने पहनकर पहुंचती है। कुसुम पानी में खड़े होकर छठी मैया की पूजा करती है। तभी निशा भी पानी के अंदर जाती है और अपने पति से कहती है, पहले एक सेल्फी ले लो यार, उसके बाद हम छठ पूजा शुरू करेंगे। आखिर सबको दिखाना भी तो है स्टेटस पर फोटो लगाकर। अच्छा ठीक है। रोहित जैसे ही सेल्फी लेने लगता है तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। रोहित, रोहित, कोई बचाओ मेरे पति को, रोहित को तैरना नहीं आता। ये देख कुसुम जल्दी से नदी में कूदकर रोहित की जान बचा लेती है। निशा को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो कुसुम से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन आज तूने मेरे पति की जान बचाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ अजय भी आ जाता है, जो पूरी तरह ठीक हो गया होता है। अजय, आप अपने पैरों पर। ये सब तुम्हारी ही पूजा का फल है कुसुम, जिसका आशीर्वाद छठी मैया ने दिया है। अजय, मैं सचमुच बहुत खुश हूं मेरे भाई तेरे लिए। मुझे माफ कर दे। अमीरी के घमंड में रहकर मैंने अपने भाई का साथ उसके बुरे वक्त में नहीं दिया। कोई बात नहीं भाई, छठी मैया के आशीर्वाद से मुझे कुसुम जैसी जीवन संगिनी मिली, यही मेरे लिए काफी है। अब अमीर गरीब बहुएं अपने अपने पतियों के साथ छठी मैया की पूजा करती हैं और सूर्य को अर्घ देती हैं और अपना व्रत पूरा करती हैं। कुछ समय बाद अजय को भी अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है और अब उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। ये माँ जी भी ना हर साल छठ पूजा मनाने यहीं आ जाती हैं और फिर मुझे टोका टाकी करती हैं। अनु बहू, ये ऐसे करो, ये वैसे मत करो। बस उनके उपदेश शुरू हो जाते हैं। अनु, अम्मा गांव में अकेली होती हैं, इसीलिए वो छठ पूजा पर यहां आ जाती हैं। उनका भी मन लग जाता है और अगर थोड़ा बहुत बोलें तो सुन लेना। कुछ दिन ही तो रुकते हैं वो भी। उधर राजेश को ट्रैफिक की वजह से स्टेशन पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लड़का अभी तक हमें लेने क्यों नहीं आया? बैग पकड़े खड़े खड़े घुटने दुख रहे हैं मेरे तो। जरूर अनु ने कोई काम पकड़ा दिया होगा, वैसे भी वो मेरे से 2 कदम आगे ही रहती है। ममता, आ जाएगा, अब उसमें उसकी क्या गलती है जो हमारी ट्रेन आधा घंटा पहले पहुंच गई तो? और रास्ते में ट्रैफिक भी तो होता है। लो, आ गया हमारा राजेश। पायलागू बाबूजी, लो मैं सामान गाड़ी के पीछे रख देता हूँ। थोड़ी और देर से आ जाता, क्या हुआ? अम्मा और थोड़ी देर खड़ी रहती। राजेश ममता और किशनलाल को लेकर घर आ जाता है। तभी शिखा और मोहित आ जाते हैं। दादी दादू, आप आ गए? दादी, आप मुझे कहानी सुनाओगे ना? हाँ मेरे बच्चों, मेरी आंखों के तारों, मैं तुम्हें ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगी। पाए लागू अम्मा, पाए लागू बाबूजी, चाय चढ़ा दी है आप दोनों की, हाथ मुंह धो लो अम्मा। अगले दिन ममता राजेश से कहती है, राजेश, छठ पूजा के लिए सारा सामान ले आना, मैं लिख दूंगी पर्चा। अम्मा, वो अनु ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया है, मैं लेता आऊंगा। ये लो, कर लो बात। अब फोन में पर्चा बनेगा सामान का, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अभी भी आधा सामान तो अनु लिखवाना ही भूल गई होगी। राजेश, अम्मा जी को जरा लिस्ट पढ़कर सुना दो। हाँ ठीक है, वैसे सब कुछ मैंने ही तो सिखाया है तुझे, वरना पहले तो आधी चीजें घाट पर ले जाना भूल जाती थी। अम्मा, झूठे मुंह ही तारीफ कर दिया करो, वही आपसे ना होती, मेरे तो कान तरस गए। अगले दिन से छठ पूजा का व्रत था। अनु रसोई में पूरी पकवान बना रही थी। इतना बड़ा काजू बादाम का टुकड़ा तो पहली बार ही देखा हलवे में। अनु, थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा काट बहू। और ये राजेश घाट पर ले जाने के लिए ताजी सब्जियां और फल ले आया ना। अम्मा जी, छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां, पीतल का सूप, दूध और जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली, इसके अलावा 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, शकरकंदी और सुथनी, पान और सुपारी, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा, केला और नाशपाती, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल का आटा, ठेकुआ, चावल, सिंदूर, दीपक, शहद और धूप, ये सब रख लिया है। और कुछ रह गया हो तो लिखवा दो अम्मा जी। देखा ममता, हमारी बहू को छठ पूजा की सारी विधि विधान और सामग्री पता है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, हमारी अन्नू बहू कितनी समझदार है। हाँ हाँ ठीक है, चलो राजेश को बोलो सूर्य भगवान के अर्घ्य के लिए घाट पर जाना है।
इसके लिए वो तुम्हारे साथ बांस की टोकरी में पूजा का सामान रखवा देगा। तब तक हम भी तैयार हो जाएंगे। दादी घाट पर तो बहुत मजा आएगा। दादी छठ पूजा क्यों मनाते हैं? बच्चों, मान्यता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। सूर्य देव की उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और मन की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन उषा अर्घ के साथ होता है। छठ पूजा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में खुशहाली आती है। साथ ही साथ भगवान सूर्य को अर्घ देने से वो हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आया समझ में? जी दादी, अब समझ में आया। चलो बच्चों, गाड़ी में बैठो। अम्मा, अन्नू के साथ आओ। मैं बाबूजी का सामान लेकर साथ आता हूँ, ठीक है? चल अच्छा है। अनु, तुझे मेरी दी हुई नई साड़ी तो पसंद आई, वरना मेरी पसंद की साड़ी तू कहाँ पहनती है? अम्मा जी, आपने भी तो मेरी पसंद की साड़ी और कानों में झुमके डाले हैं। वैसे मेरी चॉइस तो आपको माननी पड़ेगी। और फिर दोनों सास बहू छठ पूजा के लिए घाट पर जाती हैं। 2 दिन तक अनु और ममता खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच छठ पूजा का निर्जला व्रत पूरा कर रही थी। एक शाम, अरे पूर्णिमा, आओ आओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कल सुबह उषा अर्घ के लिए कितने बजे निकलना है, यही पूछने आई थी। सुबह 3 बजे तो निकल ही जाएंगे। वहाँ पहुँचने में समय लग जाता है और भीड़ भी होती है। ये कौन है अनु? पहले कभी नहीं देखा। मेरी सास है, गांव से आई हैं। तभी तो कितना 3rd क्लास ड्रेस है पहनका, और मटरी गुजिया का आटा गूंदते हुए पूरी साड़ी को आटे में भर रखा है इन्होंने। कितनी गंवार सी है तुम्हारी सास। पूर्णिमा की बात सुनकर ममता अपनी साड़ी को झाड़ने लगती है। वो थोड़ा लज्जित हो रही थी और अनु ये सब देख रही थी। पूर्णिमा, सोफे से उठ इसी वक्त। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर गप्पे मारते हैं ना। मेरे घर में तेरे घर की तरह ढेरों नौकर चाकर नहीं है। हम अपने घर के काम खुद ही निपटाते हैं और हम तेरी तरह नहीं है जो अपने पति के पैसों को महंगे कपड़ों और जेवर में लुटा दे। हमें पूजा की तैयारी करके जल्दी सोना है। ठीक है, जा रही हूँ। और हाँ, गवार नहीं है मेरी सासू माँ। जब वो खाना बनाती हैं तो अपने हाथों से प्यार उड़ेल देती हैं उसमें, समझी? आज के बाद मेरी सासू माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्णिमा अपना सा मुंह लेकर चली जाती है। ममता अनु का ये रूप देखती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अम्मा जी, इन बेकार के दिखावा करने वालों की बात का बुरा मत मानिएगा। इन लोगों को अपनी भाषा में समझाना मुझे अच्छे से आता है। आज के बाद मेरे मुंह लगकर दिखाए ये पूर्णिमा की बच्ची। अनु, इधर आ, मेरे सीने से लग जा मेरी बच्ची। कौन कहता है बहू बेटी नहीं बन सकती? तुम तो मेरी बेटी बहू दोनों हो। और फिर ममता और अनु एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन सब लोग सुबह उठकर उषा अर्घ के लिए जाते हैं। ममता और अनु पानी के बीच में खड़े होकर उगते हुए सूरज को जल अर्पित करती हैं। सब मिलकर पूरे विधि विधान से छठ मैया और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। घर आकर जब किशनलाल और राजेश ममता और अनु में नोकझोंक नहीं देखते हैं तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है। अब राजेश बेटा, ये दोनों सास बहू में अचानक प्रेम कैसे उमड़ पड़ा? कोई तो बात है। लगता है छठ मैया की कृपा से इन दोनों के बीच प्यार का रंग और गहरा हो गया है। और फिर सब मिलकर छठ पूजा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और छठ मैया को शीश झुकाकर नमन करते हैं। पूर्णिमा ममता और अनु से माफी मांगने आती है और ममता अनु से पूर्णिमा को माफ करने के लिए कहती है। ममता के कहने पर अनु पूर्णिमा को माफ कर देती है। दोनों सास बहू की छठ पूजा खुशी खुशी संपन्न हो जाती है।